हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। और आज हमारा लेक्चर 2 है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उसको देख लेते हैं। हमने देखा था ओल्ड रिजीम के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, प्रिविलेज क्लास और अनप्रिविलेज क्लास। उसके बाद हमने देखा था कि ओल्ड रिजीम में जो राजा है, किंग है, उसके राइट को क्या माना जाता था कि भाई उसका जो रूल करने का राइट है वो एक डिवाइन राइट है। डिवाइन राइट मतलब कि ये जो राइट उसको दिया है वो गॉड से मिला है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो था, दैट इज द स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल प्रिजन। राइट। कि लोग जो है फ्रेंच रूल जो था ड्यूरिंग द रूल ऑफ द किंग, उससे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जो किंग का एक अथॉरिटी का सिंबल था, बैस्टिल प्रिजन, उसको वो लोग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑन 14th ऑफ जुलाई 1789। उसके बाद हमने देखा जो सोसाइटी था ओल्ड रिजीम के अंडर, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड था। पहला था फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी आते थे, दूसरा था सेकंड स्टेट जिसमें नोबिलिटी आते थे, और तीसरा था थर्ड स्टेट जिसमें ऑर्डिनरी लोग आते थे, रेंजिंग फ्रॉम वेल्दी बुर्जुआ टू पीजेंट्स। उसके बाद हमने देखा फिलोसोफर्स का क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। स्पेशली हमने तीन फिलोसोफर्स के बारे में देखा था। एक तो थे जॉन लॉक, दूसरे थे जीन जैक्स रूसो, और तीसरे थे मॉन्टेस्क्यू। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे होता है। तो 1774 में जो लुइस 16 जो थे, ठीक है, लुइस 16, ये बॉर्बन फैमिली के थे, और ये राजा बनते हैं फ्रांस में 1774 को। जब ये 20 साल के थे तब इनकी शादी हुई थी। ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस थी मैरी एंटोइनेटे, उनसे इनकी शादी होती है। अब जब ये राजा बनते हैं तब उनको जो ट्रेजरी है वो पूरा खाली मिलता है, मतलब जो राज का जो खजाना है, ठीक है, दैट इज प्योरली एम्प्टी। अब इसके दो इंपॉर्टेंट रीजंस थे। पहला रीजन ये था लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, मतलब फ्रांस क्या है, बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व था, जिसके कारण उसके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। स्पेशली जब कोई कंट्री किसी वॉर में इन्वॉल्व होता है तो उसके जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे कि फ्रांस इन्वॉल्व था इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनी। जो कुछ ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स जो है वो जाके बस गए थे कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। अभी जो नॉर्थ अमेरिका में जो उन्होंने कॉलोनी बनाई थी, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स लोग रह रहे थे नॉर्थ अमेरिका के अंडर, ठीक है, कॉलोनी बना के, वो अपने होम कंट्री ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे। तो फ्रांस ने इन ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स इन नॉर्थ अमेरिका, इनकी हेल्प की कि वो अपने होम कंट्री से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये तो पहला रीजन था, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे फ्रांस के। और दूसरा था भाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वैगेंट कोड। अब भाई ये लुइस 16 को देखिए, इनका कपड़ा ही देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ये लेविश लाइफ जो है वो जीते थे। तो इनका जो लाइफ स्टाइल था वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था। तो भाई कोई अगर लग्जरी लाइफ अगर जिएगा तो उसमें पैसा तो ऑब्वियसली खर्च हो गई। तो इस कारण जो ट्रेजरी था वो नियरली ख़त्म हो चुका था। अब ये जो वॉर जो चल रहा था फ्रांस का, जिस वॉर में फ्रांस इन्वॉल्व था, इसने 1 बिलियन लीवर्स का जो उधार है ये फ्रांस के ऊपर चढ़ा दिया था। ठीक है। और टोटल 2 बिलियन लीवर्स, अप टू 2 बिलियन लीवर्स देयर वॉज द डेप्ट ऑफ फ्रांस। अभी जो लीवर्स है ना, ये क्या है, ये एक्चुअली में करेंसी है फ्रांस की। उस समय जो करेंसी हुआ करती थी उसको लीवर्स बोलते थे। ऑल राइट। चलिए अब देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है फ्रांस की ये इंक्रीज हो जाती है 1715 से 1789। ठीक है। एक तो हमने प्रॉब्लम देखा भाई कि जब 1774 में लुइस 16 राजा बनते हैं तो जो ट्रेजरी था वो पूरी तरह से खाली था, एम्प्टी था। अब 1715 से 1789 जो है फ्रांस का पॉपुलेशन जो है 23 मिलियन से इंक्रीज होके कितना हो जाता है, 28 मिलियन। अब भाई जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उनके जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। ठीक है।
स्पेशली जो उनका खाने का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा। तो फ्रांस का पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण उनका जो फूड डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, लेकिन जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का वो उतना का उतना ही था। ठीक है, तो एक प्रकार से फूड शॉर्टेजेस जो है ये फ्रांस में चल रहा था। तो क्योंकि सप्लाई बढ़ा नहीं फूड का, तो इसलिए क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सप्लाई जो होता है फूड का वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था, जिसके कारण फूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। देखो, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है ना मार्केट में किसी चीज़ का, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे क्या होना चाहिए कि जो प्राइस है फूड प्रोडक्ट्स के, जो प्राइस होते हैं वो डिमांड अगर फुलफिल नहीं हो पाता, ठीक है, जैसे जैसे मतलब डिमांड अगर बढ़ रहा है और सप्लाई अगर कम है, सप्लाई अगर कम है, तो क्या होता है उस केस में जो प्राइस है फूड प्रोडक्ट्स का वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे भी फ्रांस में ये हुआ कि फूड का डिमांड तो बढ़ रहा था लेकिन सप्लाई जो है वो उतना का उतना ही था, तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग फूड थे उसका काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, और साथ ही साथ जो लोगों के वेजेस जो थे वो भी नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये जो गैप है रिच और पुअर के बीच का जो गैप है ये और ज़्यादा बढ़ने लगा, और इसके कारण फ्रांस में क्रिएट हो जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ये होता है कि जो बेसिक मीन्स होते हैं लाइवलीहुड के, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अगर यही नहीं फुलफिल अगर हो पाते, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ही अगर लोगों का फुलफिल नहीं हो पाता है तो उसको बोलते हैं हम सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है? बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है फूड पहला, दूसरा है शेल्टर, और तीसरा है क्लोथिंग। ये बेसिक मीन्स होते हैं लाइवलीहुड के। तो लोग जब इसको ही फुलफिल नहीं कर पाते तो उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो फ्रांस में दो प्रॉब्लम, एक तो ट्रेजरी पूरा खाली, पैसा है नहीं, और दूसरी बात कि फ्रांस की जो जनसंख्या है पॉपुलेशन वो बढ़ती जा रही है, और फ्रांस की बढ़ती पॉपुलेशन को जो चाहिए वो फुलफिल हो नहीं पा रहा है। तो अब भाई फ्रांस के पास पैसा तो था नहीं ज़्यादा, ठीक है, ट्रेजरी में, तो राजा क्या सोचता है कि भाई कुछ न्यू टैक्स लगाए जाए, न्यू टैक्सेस लगाए जाए। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्स लिया करते थे थर्ड स्टेट के लोगों से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करिए कि क्लर्जी और नोबिलिटी कौन कौन से टैक्स लिया करते थे। तो 5 मई 1789 को लुइस 16 क्या करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल्स, टू पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स। कोई भी न्यू टैक्स का जो प्रपोजल है अगर इसको पास किया जाना था तो इसका एक प्रोसीजर था। इसके प्रपोजल को पास किया जाना जरूरी होता है कहां से? मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल, मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल। इस मीटिंग में जब मेजॉरिटी से वोटिंग होकर प्रपोजल अगर पास हो जाता है तो न्यू टैक्स इंप्लीमेंट हो जाते थे। तो देखो, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, 300 मतलब फर्स्ट के 300, ठीक है, और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेट होता है वहां से आते हैं 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट जो होता है यहां से आते हैं 300 रिप्रेजेंटेटिव, और जो थर्ड स्टेट होता है यहां से आते हैं 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो वोटिंग करने का जो सिस्टम था वो था वन स्टेट वन वोट। ठीक है, वन स्टेट वन वोट, मतलब कि पूरे फर्स्ट स्टेट का मिला के एक वोट, पूरे सेकंड स्टेट का मिला के एक वोट, और पूरे थर्ड स्टेट का मिला के एक वोट। ये सिस्टम था, ठीक है, प्रपोजल पास करने का। अब मान लो न्यू टैक्सेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर वोटिंग होती तो क्या फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग इसके लिए मना करते? बिल्कुल मना नहीं करते, क्योंकि भाई वो तो टैक्स कलेक्शन करने वाली पार्टी थी। ठीक है, तो वो तो चाहते थे कि नई जो न्यू टैक्स है वो लग जाए। ठीक है, तो ये तो चाहते थे कि भाई जो नया टैक्स है वो लग जाए।
तो अगर वन स्टेट वन वोट का अगर सिस्टम होता तो फर्स्ट स्टेट का एक वोट और सेकंड स्टेट का एक वोट, ये दोनों मिलाकर हो जाते 2 वोट, और थर्ड स्टेट का हो जाता सिर्फ और सिर्फ एक वोट। तो भाई 2:1 मेजोरिटी से प्रपोजल पास हो जाता। अब ये जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये इस बात को, इस चालाकी को अच्छी तरीके से जानते थे। तो इन्होंने ये डिमांड किया कि भाई ये जो वन स्टेट वन वोट वाला जो सिस्टम आप लोग चला रहे हो, ठीक है, अब इस हिसाब से वोटिंग नहीं होगी। तो क्या होगा भाई सिस्टम, तो इस बार सिस्टम होना चाहिए 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि पूरे 300 जो हैं फर्स्ट स्टेट के, ठीक है, इनको मिले 300 वोट हर एक पर्सन का। पूरे 300 जो है सेकंड स्टेट के, इनको मिले 300 वोट, और जो पूरे 600 है थर्ड स्टेट के, इनको मिले 600 वोट। अब ये अगर प्रपोजल अगर आ जाता तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये थे कि ये 600 एक साथ हो जाते मेजॉरिटी में, ठीक है, 600 एक साथ हो जाते, और ये 300 मिलकर टोटल 600 हो रहे थे। तो ये अगर 1 पर्सन 1 वोट का अगर प्रोविजन अगर होता तो जो न्यू टैक्सेस का जो प्रपोजल है वो पास नहीं हो पाता। तो जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो यही डिमांड करते हैं दैट ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, ठीक है, सारे मेंबर्स का एक वोट होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड स्टेट के ये डिमांड कर रहे थे इस चीज का कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, लेकिन ये डिमांड उनकी फुलफिल होती नहीं है। राजा मना कर देता है, क्योंकि राजा जो था वो जानता था कि अगर 1 पर्सन 1 वोट अगर हो गया तो न्यू टैक्स के जो प्रपोजल है वो पास नहीं हो पाएंगे। तो ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे ये भाई देवर गॉट फ्यूरिएटेड, और ये गुस्से से बाहर निकल जाते कि भाई अगर हमारे अकॉर्डिंग कुछ अगर चलेगा ही नहीं तो फिर हमारा इस मीटिंग में रहने का क्या मतलब, ठीक है। तो वो मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं, जो स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही थी। और ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ये अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम पूरे फ्रांस नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे मिलकर 20th ऑफ जून को असेंबल होते हैं इंडोर टेनिस कोर्ट एट द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेलिस। वर्सेलिस एक जगह है, वहाँ पे एक इंडोर टेनिस कोर्ट होता है, वहाँ पे ये सारे के सारे मिलते हैं, ठीक। तो जो स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी वो हुई थी 5 मई 1789 को, ठीक। उसके बाद ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे ये 20th ऑफ जून को गैदर होते हैं इंडोर टेनिस कोर्ट में, और खुद को वो डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम तो नेशनल असेंबली हैं, वी आर नेशनल असेंबली, ठीक है। और हम तब तक इस कोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना चाह रहे थे, टू लिमिट दी पावर्स ऑफ द मोनार्क, मतलब ये जो किंग का जो पावर है इसको क्या किया जाए, लिमिट किया जाए, ठीक। अभी जो हम फिलोसोफर्स का रोल हमने देखा उसमें सारे फिलोसोफर्स जो थे उस समय क्या बोल रहे थे, वो यही बोल रहे थे कि भाई जो राजा है इसका पावर को लिमिट करना चाहिए, राजा का कोई डिवाइन राइट नहीं है, राजा और लोगों के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये फ्रांस में जितना प्रॉब्लम हो रहा था इसका मेन जो जिम्मेदार था कहीं ना कहीं लोग राजा को मानते थे, ठीक है। तो फ्रांस ये चाह रहे थे कि भाई जो पावर है मोनार्क का, लोग ये चाह रहे थे फ्रांस में कि जो पावर है मोनार्क का वो कम किया जाए। और इनके जो लीडर थे वो थे मीरा बाऊ एंड एबी साइयस, ये 2 लोग इंपॉर्टेंट हैं अभी के लिए। ये दोनों जो थे ये नेशनल असेंबली में एज अ लीडर्स उनके बने। तो नेशनल असेंबली जब वर्सलिस में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहा था तो बाकी जगह फ्रांस में क्या होता है, एकदम थोड़ा सा सिचुएशन खराब हो जाता है। अ सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज। विंटर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है, और इसके कारण जो ब्रेड के जो प्राइजेस है, खाने के जो प्राइजेस है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। तो ये कई बार ऐसा हो रहा था कि भाई बहुत देर तक लोगों को दुकान के सामने लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता था, और उसके बाद जो वुमेन थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि वुमेन का ही काम था ज़्यादातर, वो शॉपिंग जो है घर के लिए सामान लाना वो वही करती थी। तो कई बार वो दुकान में ज़बरदस्ती घुस भी जाती थी, ठीक है।
और 14 ऑफ जुलाई, जो मैंने अभी स्टोरी बताई थी स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, 14 ऑफ जुलाई को जो क्राउड है वो गुस्से के कारण बैस्टिल प्रिजन में जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था बाय द रूल ऑफ द किंग, उनको एडिक्वेट फूड सप्लाई नहीं मिल रहा था, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, ठीक है, और ऊपर से उनके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा था। तो इसी बीच क्या होता है कि रूमर्स फैलते हैं कि कंट्री साइड में ये जो सेकेंड स्टेट के जो लोग हैं, जो नोबिलिटी है, उनको बोला जाता था लॉर्ड्स ऑफ दी मैनर। मैनर मतलब कि एक ऐसा ज़मीन जो कि किसका होता था, राजा का होता था, और उस ज़मीन को नोबिलिटी को दिया गया है, ठीक है। तो ये जो नोबिलिटी हैं, इन लोगों ने कुछ गुंडों का हायर किया गया है, और ये जो गुंडे हैं ये जाके जो फार्मर्स के जो क्रॉप है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं, ठीक। और इस बीच में जो पीजेंट्स हैं ये भी क्या करते हैं कि जो गुंडे होते हैं उनको वो अटैक कर देते हैं, ठीक। और जो नोबल्स का जो घर होता है जिसको बोलते हैं चटॉक्स, उसको भी अटैक कर देते हैं जो पीजेंट होते हैं। तो जब ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल होता है, तो फाइनली जो किंग लुइस 16 थे वो रिकॉग्निशन ग्रांट कर देते हैं नेशनल असेंबली को। मतलब कि वो मानते हैं कि भाई चलो एक नेशनल असेंबली बन गया है तो अच्छी बात है, और इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो मेरा पावर है वो चेक होना चाहिए बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से जो रिवॉल्यूशन है ये आउटब्रेक होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ मई 1789, ठीक है। 5th ऑफ मई 1789, इस समय क्या हुआ था, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, ठीक है। मीटिंग हुआ था यहाँ पे स्टेट जनरल का, जहाँ पे ये डिसाइड किया जाना था कि भाई न्यू टैक्स के प्रपोजल को पास करना है। और उसके आगे हमने देखा कि किस तरीके से 20th ऑफ जून 1789 को नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है। और नेशनल असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या चाहती थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती थी जिससे राजा के पावर को क्या किया जाए, लिमिट किया जाए। उसके बाद फिर 14th ऑफ जुलाई 1789 को मैं आपको बता चुका हूँ क्या हुआ था, स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल प्रिजन हुआ था, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप और भी आगे कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव एन ऑसम डे।